नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली में 2023 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, 5 × 4 - 2 × 3 + 16 ÷ 4 = क्वेश्चन मार्क। ना अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है एंड डिवाइड भी है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ना ये बोर्डमास रूल हमें ये बताता है कि सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करना है। ना बी का मतलब यहाँ क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इस क्वेश्चन में नहीं है तो ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, स्टेप ऑफ नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डिवीजन। ना अब हमने चेक करना है किन दो नंबर के बीच में डिवाइड का साइन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी पोर्शन को सोल्व करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाकी स्टेप को एज इट इज लिखेंगे, बस इसी को सोल्व करके लिखेंगे। तो आ जाएगा 5 × 4 - 2 × 3 + 16 को डिवाइड किया 4 से, तो कितना है सोल्व करके 4। ना ये स्टेप सोल्व हो गया हमारे पास। अब डिवीजन वाला स्टेप हो गया। अब ना डिवीजन के बाद क्या करना, हमने मल्टीप्लाई करना है। अब जिन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है हम उन्हें पहले सोल्व करेंगे। तो 5 और 4 के बीच में है एंड 2 और 3 के बीच में। तो 5 4 दे कितने होते हैं 20 - 2 3 दे कितने 6। तो 20 - 6 और +4। नाउ मल्टीप्लिकेशन भी होगी। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एडिशन। अब हमने करना है ऐड। अब जिन नंबर के आगे पॉजिटिव साइन होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो 20 है, 20 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हमेशा इसके आगे कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव। तो ना 4 के आगे भी कौन सा साइन है, पॉजिटिव। तो 20 + 4 कितने होते हैं 24। तो इम्प्लाइज दैट 24 और कितना बचा -6। ना 24 में से माइनस किए 6 तो कितना आ गया 18। तो आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपन ब्रैकेट 3 की पावर 3 - 2.7 ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस फर्दर ओपन ब्रैकेट 5.3 - 2 की पावर 2 ओपन ब्रैकेट क्लोज = क्वेश्चन मार्क। ना अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ना अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ना तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट ओपन करना। ना तो ये रही ब्रैकेट, तो इसको हम सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को भी हम सोल्व करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, ब्रैकेट के अंदर पावर दी हुई है कुछ, 3 की पावर 3। ना सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 3 को हमने क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 3 3 = 9, 3 = 27। ना ऐसे ही अब दूसरी ब्रैकेट में भी हमें क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्क्वायर बोलो या फिर पावर बोलो, बात एक ही होती है। तो 2 की पावर 2 मीन्स 2 को भी हम क्या करेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे सोल्व करके कितना आया 4। ना अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 27 - 2.7 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस ओपन ब्रैकेट 5.3 - 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो आ गया 4। ना अब इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। ना अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक ही साइन लगा हुआ है माइनस का। तो यहाँ पे कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे 2.7। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इससे माइनस करके आ जाएगा 24.3 माइनस 5.4 में से हमने 4 माइनस किया तो आ गया 1.3। ना अब क्या दोनों ब्रैकेट सोल्व होगी, इसको सोल्व करके हमारे पास ये आंसर है और इस ब्रैकेट को सोल्व करके ये आंसर है। ना अब फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, यहाँ पे एडिशन भी नहीं है। तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या बचा हमारे पास, सब्ट्रैक्शन। ना तो 24 - 0.3 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 1.3। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 23। तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। ना अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे उनको डेसिमल सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता। तो ध्यान रखना, जब भी हमने डेसिमल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ना अब 1.3 सब्ट्रैक्ट करना है
तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आए तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे 3 ना। अब 3 में से 3 गए 0, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे क्या बच गया 2। तो आंसर कितना है 23.0 ना। अब डेसिमल के बाद 0 है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train covers a distance of 51 kilometers in 45 minutes. How long will it take to cover 221 किलोमीटर? एक ट्रेन 51 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। 221 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ना अब यहाँ पे गिवन क्या दिया हमें, यहाँ पे बताया कि 51 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसे कितने टाइम में कवर किया जा रहा है, 45 मिनट में कवर किया जा रहा है ना। तो आगे तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितने मिनट में कवर होगा वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 45 मिनट डिवाइडेड बाय 51 ना। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगेगा, 45/51 मिनट ना। आगे नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, अब बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर। तो 221 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, तो वो निकाल लेते हैं। तो 221 किलोमीटर इज इक्वल टू 221 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45/51 मिनट ना। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करके आ जाएगा हमारे पास ये इज इक्वल टू 195 मिनट। तो टोटल कितना टाइम लगेगा 221 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 195 मिनट ना। अब यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आंसर आर में दिया हुआ है, तो ये तो हमारे पास टोटली मिनट में आ रहा है ना। अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, आर्स में। तो अब देखो 195 को या तो मैं 60 से डिवाइड कर दूं क्योंकि एक आर में कितने मिनट होते हैं 60 ना, या फिर मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, अब 195 मिनट है तो ये कैसे आया होगा 60 + 60 + 60, तो ये कितना हो गया मेरे पास 3R और प्लस में कितने 15 मिनट। तो आगे मेरे पास कितना टाइम लगेगा 221 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो आएगा 3R 15 मिनट। तो 221 किलोमीटर का डिस्टेंस 3R 15 मिनट में कवर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 3R 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इज ₹96। वट इज द कॉस्ट ऑफ 16 सच पेन्स? 24 पेन की कीमत 96 रुपये है, ऐसे 16 पेन की कीमत क्या होगी? न अब यहाँ पे हमें क्या बताया हो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जो 24 पेन्स हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास 96 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पेन की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 1 पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1 पेन इज इक्वल टू 96/24 रुपीज़ ना। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो एक पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी 4 रुपीज़ ना। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि 16 पेन की कीमत क्या होगी ना। तो अब हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एक पेन की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास 4 पे, तो 16 × 4 इज इक्वल टू, तो 16 4 दे कितने होते हैं 64, तो आ गया 64 रुपीज़। तो 16 पेन की कीमत कितनी आ जाएगी 64 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 64 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन पेज ₹13,000 एज रेंट फॉर 4 months. How much does he pay for the whole year? If rent per month remain the same. एक आदमी 4 महीने के लिए 13,000 रुपये किराया देता है। यदि प्रति माह किराया समान रहता है तो वह पूरे वर्ष के लिए कितना भुगतान करेगा ना। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे बताया कि जो 4 मंथ का किराया है वो कितना है, तो 4 मंथ इज इक्वल टू कितना किराया पे कर रहा है वो 13,000 रुपीज़ एज अ रेंट पे कर रहा है। तो 1 मंथ का रेंट कितना होगा वो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो 1 मंथ रेंट किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 13,000 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करके 3,250 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास 1 मंथ का रेंट।
ना। अब बोला कि अगर हमारे पास रेंट सेम ही रहे तो पूरे के पूरे 1 साल का कितना रेंट उसे पे करना पड़ेगा ना। अब होल ईयर, 1 ईयर का मतलब क्या है, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। मीन्स अब हमने क्या फाइंड करना है, 12 मंथ का रेंट कितना होगा, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। 12 मंथ इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई, एक मंथ का रेंट कितना है, तो यह 3250 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 39,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 39,000 रुपीज़। तो यह आ गया हमारे पास होल ईयर का रेंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 39,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same in 30 hours? यदि 15 श्रमिक 48 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं तो 30 घंटे में ऐसा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो ना इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे M1 T1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 T2 ओवर W2। ना यहाँ पे M क्या है हमारे पास, मैन पावर, और T क्या है यहाँ पे, या फिर हम M को क्या बोल सकते हैं, वर्कर भी बोल सकते हैं, और T क्या है यहाँ पे हमारे पास, टाइम। ना W1 क्या है यहाँ पे हमारे पास, वर्क। अब बोला कि अब यहाँ पे वर्क हमारे पास सेम है, मीन्स W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1। वर्क यहाँ पे हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू लिखूँ या ना लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब फर्स्ट केस में वर्कर कितने, 15 वर्कर है, तो 15 मल्टीप्लाई कितना टाइम लग रहा है उन्हें एक दीवार बनाने के लिए, 48 आवर। ना इज इक्वल टू, अब 1 वर्क W1 किसके इक्वल 1, तो यहाँ पे लिखूँ नीचे या ना लिखूँ कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू, अब हमने क्या निकालना है, मैन पावर, हमने नंबर ऑफ वर्कर फाइंड करने हैं, तो मुझे W2 की वैल्यू नहीं पता, मल्टीप्लाई में बट ये पता है कि वो 30 घंटे में उस दीवार को बना देंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 30 आवर ना। अब M2 की वैल्यू हमें चाहिए, मीन्स वर्कर, तो क्या आ जाएगा, M2 को मैं यही रहने दूंगा, तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 48 आर डिवाइड में क्या आ जाएगा 30 आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 15 1 द 15, 15 2 द 30, 2 से 2 1 द 2, 2 24 द 48। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 24, इंप्लाइज दैट M2 इज इक्वल टू 24। तो नंबर ऑफ वर्कर कितने आएंगे हमारे पास, 24। तो 24 वर्कर उस दीवार को कितने घंटे में बना सकते हैं, 30 आवर में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500 एट अ लॉस ऑफ 20%. What was the price at which she bought it? जूही एक वॉशिंग मशीन को 20% की हानि पर 13,500 रुपये में बेचती है। उसने इसे किस कीमत पर खरीदा होगा ना। अब इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हो उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस बताया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है, 13,500 रुपीज़, और लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस यहाँ पे हुआ 20% लॉस अकर हुआ ना। हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है ना। अब कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, इन टर्म ऑफ लॉस। तो हमारे पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई में 100 ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 13,500, तो 13,500 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20%, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, तो आ गया 13,500 ओवर 80 मल्टीप्लाई में 100 ना। 0 से 0 कैंसिल ना। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ओके। तो कैंसिल आउट करके हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा इज इक्वल टू 16,875 रुपीज़। तो आ गया हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16,875 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹12,500 amount to ₹15,500 in 4 years
एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। ब्याज दर क्या है ना? अब इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल के बारे में बताया हुआ है। प्रिंसिपल कितने? प्रिंसिपल है 12,500 रुपीज़। और हमें ये बताया कि ये जो प्रिंसिपल है 4 साल के बाद, टाइम कितना आ गया? 4 ईयर। तो 4 साल के बाद हमें अमाउंट कितना मिलेगा? तो अमाउंट भी यहाँ पे गिवन दिया। अमाउंट कितने? 15,500 रुपये। बट हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। बट इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है एक तरीके से। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, बट वो निकालना कैसे है वो हमें पता होना चाहिए ना। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक और फॉर्मूला भी है। जब हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिए हुए हो तब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 15,500 माइनस करेंगे 12,500 तो कितना आ गया? 3,000। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 3,000 रुपीज़ ना। अब सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया, बट अब हमने क्या फाइंड करना है? रेट। तो रेट निकालने के लिए भी हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट ये वाला नहीं, दूसरे वाला। तो वो क्या? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 3,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितने? 12,500 मल्टीप्लाई रेट हमें नहीं पता तो आर ओवर 100 और टाइम कितना है? 4 ईयर ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल ना। अब क्या बचा मेरे पास? तो जो आर को छोड़ के बाकी यहाँ पे सारे के सारे जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो आ जाएगा 3,000 ओवर 125 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू रेट ना। अब यहाँ पे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो रेट आ जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू, तो रेट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6%। कितना आ जाएगा? 6%। तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास कट कटा के जो वैल्यू बचेगी वो कितनी आएगी? 6। तो रेट क्या आएगा हमारे पास? 6%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 ईयर ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्डर देन हिम. If the age of these two are excluded, the average age of the remaining player is 1 year less than the average age of the whole team. What is the average age of the team? अब जो बची हुई टीम है उसकी एवरेज एज हमने फाइंड करनी है। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें देखो, सबसे पहले तो क्रिकेट टीम में कितने मेंबर होते हैं? 11। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट एवरेज एज ऑफ होल टीम इज इक्वल टू एक्स ईयर। तो एवरेज एज क्या मान लिया हमने? होल टीम की एक्स ईयर ना। तो टोटल टीम में मेंबर कितने होते हैं? 11। ओके, तो टोटल एज ऑफ 11 मेंबर कितनी आ जाएगी? टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर्स। देखो क्रिकेट की टीम है तो उसमें 11 प्लेयर होंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टीम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल एज आएगी टीम की तो वो कितनी आ जाएगी? इज इक्वल टू 11x ईयर। तो आ जाएगी हमारे पास टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर की 11x ईयर ना। अब बोला कि नेमली कि यहाँ पे क्या है हमारे पास कि एक तो कैप्टन और एक विकेट कीपर। अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों की एज को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मीन्स अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या है हमारे पास यहाँ पे टोटल एवरेज एज कितनी है हमारे पास? एवरेज एज तो हमारे पास एक्स ईयर आ गई टीम की ना। अब यहाँ पे बोला कि टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर 11x ना। अब टोटल प्लेयर जो है हमारे पास टोटल एज कितनी है? 11x। अब इस 11x में से हमने क्या करना है? माइनस कर देना है किसकी एज को? एक तो कैप्टन जिसकी एज कितनी है? 26 ईयर, और दूसरा किसे हमने माइनस तो करना है, और दूसरा किसे सब्ट्रैक्ट करना है? जो हमारे पास क्या है? विकेट कीपर, और जिसकी एज क्या है? कैप्टन से 3 ईयर ज़्यादा है। तो विकेट कीपर की एज कितनी आ जाएगी? 29
इज इक्वल टू, ना बोला कि जो एवरेज है वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल से 1 कम हो जाएगी, तो एवरेज कितनी है हमारे पास x ना। अब पहले नॉर्मल 11 प्लेयर थे तो एवरेज x थी, अब जब इन दोनों को निकाला तो एवरेज क्या होगी 1 कम होगी, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 ना। अब हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है, तो यह आ जाएगा, और ये तो -1 तो होगी ना। अब ये जो एवरेज एज आएगी वो कितने प्लेयर की आएगी, 9 की, कितने की आएगी 9, क्योंकि 2 प्लेयर तो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, उन 2 प्लेयर की एज को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब कितने मेंबर बचे, 9 मेंबर बचे। ओके ना, तो आ गया 11x माइनस 26 प्लस 29, तो कितने होंगे हमारे पास, तो आ जाएगा 55 इज इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9x माइनस 9, x वालों को एक तरफ ले आए तो आ गया 11x माइनस 9x इज इक्वल टू 55 माइनस 9 इम्प्लाइज दैट, तो आ गया 2x इज इक्वल टू 9 कितना आ जाएगा, 55 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा 46 ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 46/2, तो आ गया 23 ईयर ना। तो अब जो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 23 ईयर, तो यही हमने फाइंड करना था, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टीम, तो वो कितनी आ गई हमारे पास 23 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 23 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 21 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 49 नाउ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है बोर्डमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो क्या है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ना। तो सबसे पहले हम क्या स्टेप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है तो ये स्टेप हो जाएगा स्किप, फिर ऑफ ये भी नहीं है ये भी स्किप हो जाएगा, फिर है डिवीजन। नाउ हमने चेक करना है कि इन 2 डिजिट के बीच में डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले हम उन्हीं को ही सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के बीच में 6 को डिवाइड किया 3 से तो आएगा 2, 45 को डिवाइड किया 5 से तो कितना आएगा 9। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 49 इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। अब जिन 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है उन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक ही स्टेप है, तो आ जाएगा 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 9 4 द 36 प्लस 49 ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब ये स्टेप भी हो गया मल्टीप्लाई वाला, अब क्या है हमारे पास एडिशन, क्या करना अब हमने ऐड ना। अब जिन डिजिट के आगे प्लस का साइन हम उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो 21 36 एंड 49 इन 3 और 4, तो इन चारों को हमने ऐड करना, तो आ जाएगा कितना 110, और क्या बचा हमारे पास -2 -7 ना। 110 में से 2 गए तो कितना बचा 108 और -7 ना। 108 -7 कितना आ गया हमारे पास 101, तो आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days एंड सी अलोन इन 50 days, देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू इट। ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में और सी अकेले 50 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है। तो हमने फाइंड क्या करना है एंड ऑफ द रिजल्ट, कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो हम लिखते हैं क्या क्या यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ए और बी, जब ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कितने दिनों में काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो ख़त्म कर रहे हैं 10 days में। और जब सी अकेला कर रहा है तो सी अकेला सेम काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है 50 दिन में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 50 और 10 का क्या लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास
50 और टोटल वर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट से, तो आ गया 50 यूनिट। तो क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए बी एंड सी इन दोनों का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ऐसा करते हैं उससे पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे, ए बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं जब वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और सी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इनका 1 डे वर्क, तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क कितना है 50 यूनिट डिवाइडेड बाय एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 10 यूनिट, तो कितना आ गया 5। तो ए बी का 1 डे वर्क कितना आ गया 5 यूनिट। नाउ सी का भी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, सीज 1 डे वर्क, तो ये आ जाएगा 50 यूनिट डिवाइडेड बाय 50 डे, तो कितना आ जाएगा, एक दिन में कितना काम करा इसने 1 यूनिट। नाउ अब क्या करना है, अब इन दोनों का हम 1 डे वर्क निकाल लेते हैं जब ए बी एंड सी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, ए बी का 1 डे वर्क कितना आ रहा है 5 और सी का कितना है 1, तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 6 यूनिट वर्क। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे ना। अब यहाँ पे हमें एक चीज बताई हुई है, वो क्या बताया हुआ है कि ए जो काम कर रहा है, ए वर्क जितना काम ए का है वो सेम वही काम किसके इक्वल है, बी सी के वर्क के इक्वल। किसके इक्वल है, बी सी के वर्क के इक्वल। मीन्स ए जो काम करेगा वो किसके इक्वल आएगा, बी सी के इक्वल, या फिर बी सी मिलके जो काम कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, फिर ए के इक्वल होगा। ओके ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये वाली आ गई हमारे पास इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ना अब देखो ए का वर्क किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल। ना इस इक्वेशन की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए की जगह कितना पुट करना है, बी सी, तो आ जाएगा बी प्लस सी, और ये बी प्लस सी तो पहले से प्रेजेंट है, प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, इज इक्वल टू 6 यूनिट। ना यहाँ पे बी भी 2 है सी भी 2 है, तो यह आ जाएगा 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 यूनिट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो बी सी का काम कितना आ गया हमारे पास, जब बी और सी मिलके काम करेंगे तो वो कितना काम करेंगे 3 यूनिट ना। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या बता रही है हमें कि जो ए का काम होगा वही किसका काम होगा, बी सी का, और जो बी सी का काम है वही किसका काम है, ए का। तो यहाँ पे हमें ए का वर्क भी मिल गया, तो ए का काम कितना है, तो एज 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 यूनिट। ए का 1 डे वर्क भी पता चल गया हमें, अब बी एंड सी का भी पता चल गया वो कितना काम कर रहे हैं, और इन तीनों का भी हमें पता चल गया ना। अब मैंने निकालना क्या, अब मैंने निकालना कि बी अकेले टोटल वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा ना। तो बी का काम निकालना है मैंने, ठीक है। तो ए का पता चल गया मुझे, ओके, और सी का मुझे पता है, तो यहाँ से मैं बी का 1 डे वर्क निकाल लेता हूँ ना। बीज 1 डे वर्क क्या आ जाएगा, ये निकाल लेते हैं यहाँ पे, बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 1, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 यूनिट। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, ए का 1 डे वर्क कितना आ गया 3 यूनिट, बी का हमें नहीं पता, और सी का कितना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो 3 + 1 4, तो b इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो आ जाएगा 6 यूनिट माइनस 4 यूनिट इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो b का 1 डे वर्क कितना आ गया 2 यूनिट ना। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है कि b अकेले सेम काम को कितने दिनों में खत्म करेगी। तो ना लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट, टोटल वर्क कितना है 50 यूनिट, टू कंप्लीट 50 यूनिट वर्क। तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, टोटल वर्क कितना है 50 यूनिट डिवाइड बाय बी कितना काम कर रहा है, बी का 1 डे वर्क, या फिर कितना आ गया हमारे पास, बी का 1 डे वर्क 2 यूनिट पर डे, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2 यूनिट पर डे। यूनिट से यूनिट 2 1 2 2 25 50, और डे ऊपर जाके मल्टीप्लाई जाएगा तो आएगा 25 डेज। तो बी अकेले 50 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा 25 डेज में।
तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 डेज। Next question. The cost price of 20 article is the same as the selling price of X article. If the profit is 25%, then what is the value of X? 20 वस्तुओं की का लागत मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है तो X का मूल्य क्या होगा? नाउ मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज। ना तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल कितना आ जाएगा फिर हमारे पास 20 रुपीज। ना अगर मैं कॉस्ट प्राइस क्या मान लूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, मुझे आर्टिकल पता ही नहीं है कितने, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा मेरे पास एक्स रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स रुपीज के इक्वल आ जाएगा। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बोला हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। ना जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है एक्स आर्टिकल का वो एक्स है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल कितना आ गया हमारे पास 20 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 20। ओके ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल किसके इक्वल आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। ना तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल कितना है 20 रुपीज। तो यहाँ तक तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन क्लियर। ना अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना आया 20 रुपये और कॉस्ट प्राइस क्या है मेरे पास एक्स रुपीज। तो माइनस में क्या आ गया एक्स, तो प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास 20 माइनस एक्स। ना अब इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना है 25। ना तो मैं यहाँ पे अब क्या निकालना, हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 एम्प्लाइज एट वैल्यू पुट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल है 25। तो आ गया 25 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ 20 माइनस एक्स और कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स मल्टीप्लाई में 100। तो ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा मेरे पास 25 ओवर 100 एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 20 माइनस एक्स। तो 21 द 25 वन द 25 फॉर द 100। तो ये आ गया मेरे पास इम्प्लाइज दैट एक्स ओवर 4 और ये एक्स यहाँ पे माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस एक्स और इधर क्या बच गया मेरे पास 20। ना अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आएगा एलसीएम 4। ना इसको सोल्व किया तो आ जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 20 इम्प्लाइज दैट 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा यहाँ पे भी x आएगा 4x प्लस 1x कितने होते हैं 5x इज इक्वल टू 24 द 80 5 वन द 5 16 द 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 16 और x को मैंने क्या माना हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो 16 आर्टिकल का प्राइस भी कितना होगा 16 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो वो कितनी आ गई हमारे पास 60। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 9 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन नंबर को फाइंड करेंगे जो कि 1 और 70 के बीच में है और जिनका यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक क्या है 1 या फिर 9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर फ्रॉम 1 to 70। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास
तो वो नंबर लिख रहा हूँ जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे पास 1 या फिर 9। तो 1 to 70 तक काउंटिंग करेंगे 1 9 11 19 21 29 31 39 41 49 51 59 61 एंड 69। तो ये मेरे पास नंबर आ रहे हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या है 1 है ना। तो ये कितने नंबर है मेरे पास टोटल, तो ये टोटल नंबर है मेरे पास यहाँ पे 14। कितनी है टोटल नंबर 14। ना अब हमने क्या करनी है परसेंटेज फाइंड करनी है। तो क्या आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू कितने आए हमारे पास 1 to 70 तक 1 और 9 नंबर कितने हैं जो यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं, तो वह 14 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं 70 मल्टीप्लाई 100 क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो 14 1 द 14 14 5 द 70 5 1 द 5 5 20 द 100। तो कितना आ गया 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 20%। तो 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 9 है, तो वो कितना आ गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर परचेज्ड 200 bulb for ₹10 each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at ₹12 each. What is the profit or loss percentage? एक दुकानदार ने 10 रुपये में 200 बल्ब खरीदे, हालांकि 5 बल्ब खराब हो गए और उन्हें फेंकना पड़ा। शेष को 12 रुपये प्रत्येक पर बेचा गया। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है ना। अब इसमें जो गिवन डाटा वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो क्या बताया हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बल्ब वो कितनी है 10 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितने बल्ब खरीदे उसने 200, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब वो कितनी आ जाएगी हमारे पास। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। तो ये आ गया मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब का 2000 रुपीज़। ना अब क्या हुआ, इसमें से 5 बल्ब खराब निकले। ना यहाँ पे लिख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास 5 बल्ब क्या है यहाँ पे फ्यूज, 5 बल्ब फ्यूज्ड, तो उनको फेंक दिया गया। तो अब रिमेनिंग बल्ब कितने बचे हमारे पास, रिमेनिंग बल्ब इज इक्वल टू कितना आ गया, तो रिमेनिंग बल्ब आगे 200 माइनस 5 इज इक्वल टू 195। तो आगे रिमेनिंग बल्ब ना। अब जो रिमेनिंग बल्ब आए उसमें से एक बल्ब का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन बल्ब इज इक्वल टू कितना है 12 रुपीज़। तो ना तो 195 बल्ब का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब इज इक्वल टू 195 मल्टीप्लाई 12। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2340 रुपीज़, 2340 रुपीज़। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस 195 बल्ब का। ना अब कॉस्ट प्राइस 2000 है, सेलिंग प्राइस 2340 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 2340 माइनस 2000 इज इक्वल टू, तो सीधा सीधा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 340 रुपये का। ना अब हमने क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 340, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 मल्टीप्लाई में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 से 0, 2 1 द 2, 2 17 द 34। तो कितना आ गया हमारे पास, तो आ गया 17%। कितना आ गया 17%। तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें 17%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 17% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if ₹782 is divided into 3 parts in proportions of 1/2, 2/3 and 3/4, then what will be the first part? तो यहाँ पे क्या बताया हुआ हमें कि हमने 782 रुपये को 3 पार्ट में डिवाइड किया।
ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना मेरे पास, तो उसको लिख लेता हूँ, दिया हुआ है यहाँ पे 1/2, सेकेंड पार्ट क्या है +2/3, और थर्ड पार्ट क्या है 3/4, और मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे यहाँ पे बाहर x, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो ये इन तीनों पार्ट्स को डिवाइड किया, बेसिकली तीन पार्ट्स किस में डिवाइड हुए, किससे डिवाइड हुए 782 रुपये से, तो मीन्स इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 782 रुपये के, तो इज इक्वल टू में क्या आ गया 782 रुपीज़। ना अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 3 द 6 4 द 24, तो एलसीएम आ गया 24। ना यहाँ पे अब इसे सोल्व करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 12, 12 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 12, प्लस 8 2 द 16, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, और ब्रैकेट के बाहर x इज इक्वल टू 782। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ऐड किया तो ये आ जाएगा सम 46/24 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 782, इम्प्लाइज दैट x को ये नहीं लेते हैं, बाकियों को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मल्टीप्लाई में होगा ऊपर वो डिवाइड हो जाएगा, और जो नीचे डिवाइड में होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 782 मल्टीप्लाई में 24, और ओवर में क्या आ जाएगा 46 ना। तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 408 रुपीज़, तो x की वैल्यू क्या आ गई 408 ना। अब मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास 1/2x क्या है इज इक्वल टू 1/2x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू पुट की तो क्या आ जाएगा 408, कैंसिल आउट किया तो आ गया 204 रुपीज़। जो फर्स्ट पार्ट है उससे कितने रुपए आएंगे उसके हिस्से में 204। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 204। ऐसे हम फिर सेकंड और थर्ड की भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 12 women complete it? 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो यहाँ पे जो गिवन डाटा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या बताया हुआ है यहाँ पे 4 men प्लस 6 women, ये दोनों मिलके काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं 8 डेज में, और 3 men प्लस 7 women, ये दोनों मिलके काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं 10 डेज में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये आगे हमारे पास इक्वेशन 2। नाउ अब यहाँ पे टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला हमारे पास, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में डेज, ये हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हमने कुछ और चीज़ें फाइंड करनी है। नाउ अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ पे m1 d1 ओवर w1 इज इक्वल टू m2 d2 ओवर w2, इम्प्लाइज दैट m1 का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 men and 6 women, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 की वैल्यू 4 men प्लस में 6 women, ये एक काम को कंप्लीट कर रही हैं। अब वर्क हमारे पास सेम है, यहाँ पे w1 इज इक्वल टू w2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वर्क की वैल्यू सेम है। तो 4 men 6 women काम को खत्म कर रहे हैं कितने दिन में खत्म करेंगी 8 डेज में, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8 डेज, ओके। और इज इक्वल टू दूसरे केस में क्या है 3 men प्लस 7 women, ये मिलके काम को खत्म कर रहे हैं कितने दिन में 10 डेज में। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 4 8 2 5 10, ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आ जाएगा इम्प्लाइज दैट 16 men प्लस 24 women इज इक्वल टू 15 men प्लस 35 women, मैन को एक तरफ ले आते हैं और डब्ल्यू को एक तरफ, तो आ जाएगा मेरे पास 16 men माइनस 15 men इज इक्वल टू 35 women माइनस 24 women, तो आ गया 1m इज इक्वल टू
35W माइनस 25W आ जाएगा 11W। तो यहाँ से मैं मैन एंड वुमेन की रेशियो निकाल लेता हूँ। तो M ओवर W इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 11 ओवर में क्या बचा 1। तो मैन कितने आ गए मेरे पास टोटल 11 और W की वैल्यू कितनी आ गई 1। नाउ अब मैंने क्या निकालना है टोटल वर्क, क्या निकालना है टोटल वर्क। नाउ किसी भी इक्वेशन को ले लूं, या इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2। टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, यहां पे मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन को ले लेते हैं। तो क्या बताया यहाँ पे 4 men एंड 7 वुमेन, 4 men प्लस 6 वुमेन, ये काम को खत्म करने कितने दिन में 8 दिन में। तो ये आ गया हमारे पास क्या एफिशिएंसी, और ये क्या आ गया नंबर ऑफ डेज। नाउ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास इंप्लाइज दैट, ये आ गया मेरे पास इज इक्वल टू में 4 इंटू में मैन की वैल्यू 11 प्लस 6, तो 6 ही आएगा, और ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा 8। तो 11 4 द 44, 44 प्लस 6 50, और 58 द 200। तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास 400, 58 द 400। तो टोटल वर्क कितना आ गया 400। ना अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 10 वुमेन सेम जो हमारे पास टोटल वर्क आया उसे कंप्लीट करने में कितना समय लेंगी, तो हमने निकालना है। तो क्या आ जाएगा टाइम टेकन बाय 10 वुमेन टू कंप्लीट 400 यूनिट वर्क। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इज इक्वल टू में 400 डिवाइडेड बाय, तो 10 वुमेन है तो क्या आ जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे हम 10 से, तो 0 से 0, तो कितना आ जाएगा 40 डेज। तो कितने दिनों में 400 वर्क को वो खत्म करेंगी 40 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2। ना इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करना, तो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, ये स्टेप स्किप हो जाएगा, ऑफ भी स्किप हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है डिवीजन, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बीच में जहाँ पे डिवाइड का साइन होगा उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 6 और 3 के बीच में डिवाइड का साइन है, तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। तो आ जाएगा 3 प्लस इसको सोल्व करके 2 आया, मल्टीप्लाई में 2। ना डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मल्टीप्लीकेशन। अब किन 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये रहा 2 एंड 2। तो इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 2 इज द 4। नाउ अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास एडिशन। तो 3 प्लस 4 कितने होते हैं 7। तो आंसर कितना है इसको सोल्व करके 7। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन गोट 10% इंक्रीज हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000। वट इज हिज ओरिजिनल सैलरी। एक आदमी के वेतन में 10% की वृद्धि हुई। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन क्या होगा। ना जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, जब भी हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी हो और न्यू सैलरी और जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है वो हमें गिवन दी हुई हो, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और वो क्या होगा हमारे पास ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू न्यू सैलरी डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंक्रीज इन सैलरी मल्टीप्लाई में 100। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। न्यू सैलरी कितनी है 1,54,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंक्रीज कितनी हुई सैलरी 10% मल्टीप्लाई में 100। तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1,54,000 डिवाइड में क्या आ गया 110 मल्टीप्लाई में 100। तो 0 से
जीरो कट गया। अब क्या आएगा मेरे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, तो आएगा 1,54,000 और मल्टीप्लाई किया 10 से तो जीरो यहाँ से आ जाएगी, और डिवाइड में क्या करना हमने 11 जो बचा हुआ है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 1,40,000, क्या आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास ओरिजिनल सैलरी, क्या आ जाएगी मेरे पास ये ओरिजिनल सैलरी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट। एक ट्रेन 75 प्रति घंटे की एक समान गति से चल रही है, यह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर। नौ, अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि एक गाड़ी जो है उसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि वो एक आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 75 किलोमीटर। ना 1 आवर किसके इक्वल होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 75 किलोमीटर ही करेगी ना। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 75/60 किलोमीटर, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी वो एक मिनट में। अब हमसे यहाँ पे पूछा होगा कि 20 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो इन 20 मिनट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एक मिनट में कितना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आएगा 75/60 किलोमीटर। 21 द 20, 23 द 60, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 5 द 15, तो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो 25 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 किलोमीटर।